नमस्कार आप सभी को। आज अब इस सीरीज़ में हम अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने अपराध की परिभाषा देखी, अपराधी कौन व्यक्ति है ये देखा, अपराधों का वर्गीकरण देखा। आज हम अपराध के कारण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। समाज में अपराध के क्या कारण हैं? इस उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय पर अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हम अपराध के कारण संबंधी सिद्धांतों के नाम से पुकारते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रथम सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनमें बैक्रिया, बेंथम, फ्योरबैक हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह 18वीं सदी के अंत में हुआ। ये सिद्धांत सुखवादी दर्शन से प्रभावित है। इस दर्शन की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य करने से पूर्व उससे मिलने वाले सुख या दुख का हिसाब लगाता है और वही कार्य करता है जिससे उसको सुख प्राप्त होता है। तो ये है सुखवादी सिद्धांत। तो हम जो शास्त्रीय सिद्धांत अपराध का देख रहे हैं, ये भी हम मानते हैं कि अपराध का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वह सुखवादी सिद्धांत से प्रेरित है। तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भी एक व्यक्ति अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसे अपराध करने पर दुख की तुलना में सुख अधिक प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति अपराध करता है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम इटली के अपराध शास्त्री बैक्रिया ने प्रस्तुत किया। अपराध के प्रति बैक्रिया की धारणा के मूल आधार थे अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख। अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना में सुख का अधिक अनुभव करता है। अपराध का अर्थ है समाज को हानि पहुंचाना और क्षति की मात्रा ही अपराध की मात्रा निर्धारित करती है। तो इस तरह हमने देखा कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या मानता है कि अपराध करने पर व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, दुख की तुलना में उसे सुख की अनुभूति अधिक होती है, इसलिए वह व्यक्ति अपराध करता है। दूसरा सिद्धांत है भौगोलिक सिद्धांत। इस सिद्धांत से संबंधित अभिमत का प्रचलन 18वीं सदी से 20वीं सदी तक रहा। भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक पर्यावरण, भूमि की रचना, वर्षा, तापमान, जलवायु आदि को अपराध के लिए उत्तरदायी माना। इसके प्रमुख समर्थकों में क्वेटेलेट, ग्वेरी, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लैक्सन, कोहेन आदि प्रमुख हैं। फ्रांस के क्वेटेलेट और ग्वेरी ने अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत दिया। इनके अनुसार गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं। उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा, प्राकृतिक साधनों की अधिकता होने पर अपराध कम होंगे और इसके विपरीत यदि परिस्थितियां अर्थात भूमि उपजाऊ नहीं है, वर्षा नहीं अधिक हो रही, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो अपराध की मात्रा अधिक होगी। उनकी मान्यता थी कि भौगोलिक पर्यावरण मानव व्यवहार को भी प्रभावित करता है। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा है कि जो जो हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं अपराध बढ़ते जाते हैं। ध्रुवों की और शराब पीकर किए जाने वाले अपराधों की संख्या अधिक है। डेक्स्टर ने मौसमी तत्वों जैसे तापक्रम, नमी, वायुमंडल का दबाव आदि के अपराध पर अपराधी प्रवृत्ति का अध्ययन किया और कहा कि आर्द्रता के बढ़ने पर हिंसा के अपराध घटते हैं, वायु के दबाव के साथ हिंसा के अपराध बढ़ते हैं, गर्मियों में लड़ाई झगड़े व आक्रमण के अपराध अधिक होते हैं तथा वर्षा काल में हिंसात्मक अपराध कम होते हैं। लेकिसन ने अपराध संबंधी एक कैलेंडर बनाया और यह दर्शाया कि किस महीने में कौन से अपराध होते हैं। लोम्ब्रोसो ने कहा कि समतल भूमि में अपराध कम और घाटियों में पहाड़ की चोटियों पर अधिक होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मॉन्टेस्क्यू, क्वेटेलेट और ग्वेरी ने भौगोलिक सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने जहाँ भूमध्य रेखा की बात की तो वहीं क्वेटेलेट और ग्वेरी ने ताप संबंधी सिद्धांत दिया। तो हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव मानव स्वभाव पर नहीं पड़ता है, किंतु पर्यावरण और अपराध का सीधा संबंध नहीं है। यदि भौगोलिक कारक ही अपराध के लिए उत्तरदायी होते तो क्या कारण है कि एक ही प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में रहने पर भी एक व्यक्ति अपराध करता है तो दूसरा नहीं करता। तो इस तरह ये हमने देखा अपराध का भौगोलिक सिद्धांत। तीसरा है प्रारूप सिद्धांत, जिसे हम इटालियन संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ये जो इटालियन स्कूल था, इन्होंने ये माना कि अपराधी जन्मजात होते हैं अर्थात क्रिमिनल्स आर बॉर्न। उन्होंने ये कहा कि अपराध व्यक्ति किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर नहीं करता, अपराध उसे जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अपराध का एक विशेष प्रारूप होता है जिसे देखकर ही उसे पहचाना जा सकता है। उसकी शारीरिक रचना सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। ये शारीरिक विशेषताएं अपराधी को वंशानुक्रमण में मिलती हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों में लम्ब्रोसो, गैरोफेलो और एनरिको फेरी प्रमुख हैं। चूँकि ये सभी विद्वान इटली के निवासी थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम भी इटालियन संप्रदाय पड़ा। इस संप्रदाय के लोगों ने अपराध के कारणों की व्याख्या अपराधी की शरीर रचना,
के आधार पर की। साथ ही यहाँ अपराधी की मानसिक विशेषताओं को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना। मानसिक विशेषताओं के निर्धारण में शरीर पर की जाने वाली गुदवाई एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया। लोम्ब्रोसो इटली की सेना में डॉक्टर थे। अपने सेवा काल में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक अनुशासन प्रिय तो कुछ उद्दंड हैं। अपराधी सैनिकों की शरीर रचना और सामान्य सैनिकों की शरीर रचना में भी अंतर था। अपराधी सैनिकों ने अपने शरीर पर भद्दी और उत्तेजक तस्वीरें गुदवा रखी थी, जबकि साधारण सैनिकों ने सरल तस्वीरें। ये तस्वीरें उनके स्वभाव की सूचक थीं। उन्होंने इटली की जेलों का भी अध्ययन किया और पाया कि शरीर रचना और मानसिक विशेषता में घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध डाकू की खोपड़ी और मस्तिष्क का अध्ययन किया तो पाया कि उसमें अनेक विचित्रताएं हैं जो साधारण मनुष्य में नहीं होती। इसके अतिरिक्त उन्होंने 283 अपराधियों की खोपड़ियों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपराधियों की शारीरिक रचना आदि मानव और पशुओं से बहुत कुछ मिलती है। इसलिए ही उनमें जंगलीपन और पशुता के गुण हैं जो उन्हें अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। ये शारीरिक विशेषताएं उस व्यक्ति को वंशानुक्रम में मिली हैं जो अपराधी को विशेष रूप प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। तो लोम्ब्रोसो का जो ये सिद्धांत है, प्रारूपवादी सिद्धांत, ये मानता है कि अपराधी जन्मजात हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं अपराधियों में देखी जो कि साधारण मनुष्यों में नहीं थी। इन्होंने अपराधियों की खोपड़ी, सिर, नाक, कान, आँख, ठुड्डी, बाल, होंठ, दांत आदि का वर्णन करके बताया कि किस प्रकार की रचना होने पर एक व्यक्ति अपराधी होगा। उन्होंने लगभग 15 शारीरिक अनियमितताओं का उल्लेख किया और बताया कि इनमें से 5 अनियमितताएं यदि किसी व्यक्ति में होंगी तो वह निश्चित रूप से अपराधी होगा। आपने अपराधियों को 4 भागों में बांटा: जन्मजात, पागल, कामुक और आकस्मिक। वे अपराधियों को दंड देने के साथ साथ बाल अपराधियों के सुधार के पक्ष में भी थे। लोम्ब्रोसो पहले अपराध शास्त्री थे जिन्होंने अपराध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट सिद्धांत है गैरोफेलो। गैरोफेलो लोम्ब्रोसो के विचार से प्रभावित होकर उनके समर्थक थे। उन्होंने यह भी माना कि अपराधी एक प्रारूप होता है, किंतु वे शारीरिक विशेषताओं के स्थान पर मानसिक विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। जहां हमने देखा कि लोम्ब्रोसो शारीरिक का उल्लेख कर रहा है, वहीं गैरोफेलो मानसिक विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। इनके अनुसार अपराधियों में दया और ईमानदारी की भावना का अभाव होता है। ईमानदारी के अभाव के कारण ही वह संपत्ति के विरुद्ध और दया के अभाव के कारण व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है। दूसरी तरफ एनरिको फेरी भी लोम्ब्रोसो का शिष्य था। आपने अपराधियों की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं के साथ साथ भौतिक व सामाजिक पर्यावरण को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना। इस दृष्टि से वे आधुनिक सिद्धांतों के नज़दीक हैं। वे लिखते हैं कि जिस प्रकार एक निश्चित तापक्रम में पानी का एक पिंड रसायन वस्तु की एक निश्चित मात्रा को घुला देगा, उसी प्रकार निश्चित व्यक्ति और भौतिक दशाओं के साथ एक निश्चित सामाजिक पर्यावरण में एक निश्चित संख्या में न कम और न ही अधिक अपराध होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि इटालियन संप्रदाय में लोम्ब्रोसो, एनरिको फेरी और गैरोफिलो का सिद्धांत देखा हमने। अब हम समाजशास्त्री सिद्धांत देखेंगे। समाजशास्त्री सिद्धांत ये मानते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, अर्थात ऐसी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण व्यक्ति अपराध करता है। 19वीं सदी में समाजशास्त्री अभिमत और भौगोलिक मत का साथ साथ उदय हुआ। दोनों ने ही पर्यावरण को अपराध के लिए उत्तरदायी माना, किंतु भौगोलिक अभिमत पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि समाजशास्त्री अभिमत सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को। सदरलैंड लिखते हैं कि इस सिद्धांत का केंद्रीय तत्व यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं का फल है जिनमें दूसरे प्रकार के सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। अर्थात यही समाजशास्त्री अभिमत मानता है कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं वरन सीखा हुआ व्यवहार है। इसमें हम सर्वप्रथम सदरलैंड का मत देखेंगे। सदरलैंड अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सर्वप्रथम अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की। आपने अपराध का कारण संबंधी अपराध का कारण अपराधी लोगों से संपर्क माना और अपराध पर 1939 में विभेदक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया। आपने अपराध की 2 व्याख्याएं प्रस्तुत की, प्रथम परिस्थिति संबंधी व्याख्या और दूसरी जन्म संबंधी व्याख्या। सदरलैंड अपराध को संगति और सीख का परिणाम मानते हैं। आपने 3 प्रकार की संगति का उल्लेख किया: व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूहों की सदस्यता तथा अंत्यक्रियात्मक समूह। इनके अनुसार अपराध व्यवहार सीखा जाता है, वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होता।
अपराधी व्यवहार अन्य लोगों से अंतःक्रिया या संचार के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अपराधी व्यवहार प्राथमिक समूहों के संपर्क की देन है। अपराध में एक व्यक्ति अपराध की विधियां, प्रेरणा, मनोवृत्तियां सीखता है। अपराधी और गैर अपराधी व्यवहार सामान्यतः आवश्यकता और मूल्यों की अभिव्यक्ति है। सदरलैंड की मान्यता है कि संगठित समाज में असंगठित समाज की तुलना में अपराध कम होते हैं। सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन समाज में असामंजस्य को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध होता है। इसके अलावा क्लोवर्ड और ओहोलिन का मत है। क्लोवर्ड और ओहोलिन ने विभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा दी। अपराधी उप संस्कृति में अपराध केंद्र बिंदु होता है और अपराधी क्रियाओं का इस संस्कृति द्वारा समर्थन किया जाता है। अपराधी उप संस्कृति के 3 प्रकार हैं: अपराधी उप संस्कृति, संघर्ष उप संस्कृति और अपक्रमण वाली उप संस्कृति। इसके अलावा मर्टन का एनोमी सिद्धांत है, दुर्खिम का सिद्धांत है, टाफ्ट का सिद्धांत है, क्लिफोर्ड और शॉ का सिद्धांत है और बहुकारकीय सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत अपराध के कारणों की व्याख्या करते हैं। धन्यवाद।